इंडियन कोविड वैक्सीन के लिए, उसके शोध के लिए, उसके विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ये दी जाएगी ताकि वो शोध कर सके, विकास कर सकें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है ताकि उस दिशा में कदम उठाए जाएं और तेजी से काम हो। ये बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हटकर है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, कि जब वैक्सीन आएगी उसके ऊपर जितना खर्च होगा उसको लाने ले जाने का वैक्सीन के ऊपर, उसके लिए भारत सरकार जो प्रावधान करना होगा पूरी दिल खोलकर उस पर प्रावधान भी करेगी। ये पैसा केवल 900 करोड़ रुपया बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया गया है कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इंडियन कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए, शोध करने के लिए, उसके निर्माण के लिए। विकसित आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। अगर आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में जो 31 मार्च 2019 तक लागू की गई थी, और इसमें प्रयास ये था कि लोगों को संगठित क्षेत्र में लेकर आएं और नया रोजगार भी इससे उत्पन्न हो। इसमें कुल मिलाकर अब तक 8,300 करोड़ रुपए के बेनिफिट लगभग 1,52,899 संस्थाओं को मिले, और जिसमें कुल मिलाकर 1,21,69,960 बेनिफिशरीज यानी कि लाभार्थी उसके अंतर्गत आए। सो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,21,69,960 लाभार्थियों को लाभ मिला है, जो 1,52,899 संस्थाओं में काम करते थे, और इनको कुल मिलाकर 8,300 करोड़ रुपए के लाभ मिले हैं। अब नई स्कीम जो है वो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई है। इसमें भी संगठित क्षेत्र में रोजगार देने के लिए उसमें बल दिया जाएगा, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी भविष्य निधि के साथ जुड़ें और नए रोजगार उत्पन्न हो सकें, उस दिशा में ये कदम उठाए गए हैं ताकि कोविड-19 से जो वापसी हम कर रहे हैं लॉकडाउन से लॉकिंग के फेज़ में, और इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ और जॉब क्रिएशन हो और रोज़गार मिल सकें, उस दिशा में स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें किसको लाभ मिलेगा? इसमें उन लोगों को लाभ मिलेगा जो या तो पहले ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं थे, कर्मचारी भविष्य निधि में रजिस्टर्ड नहीं थे। अगर वो रजिस्टर्ड होते हैं नई संस्थाओं में, 15,000 से कम उनकी अगर तनख्वाह होती है प्रतिमाह, तो वो इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। या जिन्होंने 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर के बीच में नौकरी जिनकी चली गई होगी और 1 अक्टूबर के बाद उनको वापस रोजगार मिला होगा और ईपीएफओ में उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो उनको ही लाभ मिलेगा। इसमें स्पष्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि आगे की जो स्लाइड्स आएंगी उसमें आपको और विस्तार में पता चलेगा कैसे हम देश में संगठित क्षेत्र में और ज़्यादा रोजगार लाने की बात कर रहे हैं और असंगठित को भी संगठित क्षेत्र में लाने की बात कर रहे हैं। इससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को ही बल मिलने वाला है। रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, अगर वो नए एम्प्लॉयमेंट देती हैं तो उनको इसका लाभ मिल पाएगा, और इसका रेफरेंस जो है, जो हमने बेस एम्प्लॉयज़ का लेना है कि कब से लेना है, तो सितंबर 2020 को उसको लिया जाएगा। और किन को लाभ मिलेगा? मान लीजिए कोई संस्था जिसके 50 से कम एम्प्लॉय हैं, अगर वो 2 से ज़्यादा लोगों को नए रोजगार देती है और वो ईपीएफओ रजिस्टर होते हैं, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। और जो संस्थाएं जिनके 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उनको कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने पड़ेंगे ताकि वो इसको लाभ मिल पाए। और इसका जो दूसरा पक्ष ये भी है, जो ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उसको ही इसका लाभ मिलेगा, जो नहीं है उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि उनके जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और ये योजना जो है ये 30 जून 2021 तक ये रहेगी ताकि उससे पहले लोग इसका लाभ उठा सकें।